सो हेलो स्टूडेंट्स, वाइस प्रेप के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। ठीक है। इरिगेशन इंजीनियरिंग में पहले हमारा उतना इंपॉर्टेंस नहीं था, लेकिन अभी क्या है कि नंबर ऑफ शिफ्ट्स होते हैं पेपर में, तो कुछ में इरिगेशन इंजीनियरिंग ज्यादा अमाउंट्स में चले आते हैं, ज्यादा क्वेश्चंस चले आते हैं। और भी आप देखिएगा एई जेई प्रेप एई जेई में तो हमारा वो इरिगेशन इंजीनियरिंग पूछता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई इरिगेशन होता क्या है। इरिगेशन होता क्या है। तो बेसिकली अगर इरिगेशन की बात करते हैं तो इरिगेशन मतलब क्या हुआ, बता सकते हैं? खेती बाड़ी, फार्मिंग मतलब क्या होता है? सिंचाई। ठीक है ना, तो सिंचाई विभाग पढ़ते होंगे। तो बेसिकली इरिगेशन मतलब क्या हुआ कि आप अपने प्लांट्स को या सॉइल को क्रॉप्स रेज करने के लिए आर्टिफिशियली क्या कर रहे हैं, वाटर सप्लाई कर रहे हैं। आर्टिफिशियली वाटर सप्लाई कर रहे हैं। सो वी कैन से दैट इट्स अ साइंस ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग एंड इट्स साइंस ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग एन एफिशिएंट लो कॉस्ट इकोनॉमिक इरिगेशन सिस्टम, लो कॉस्ट इकोनॉमिक इरिगेशन सिस्टम। और जो भी आप इरिगेशन सिस्टम लेंगे दैट शुड ऑलवेज टेलर टू फिट द नेचुरल कंडीशंस। अगर मान लीजिए हिली एरियाज है तो हमको हिली एरियाज में जो हम इरिगेशन सिस्टम अडॉप्ट करते हैं वो अडॉप्ट करना होगा, ना कि प्लेन एरियाज वाला। जो आपका, तो एक तरह से वी कैन से दैट इरिगेशन थ्रू इरिगेशन वी कैन कंट्रोल एंड क्रिएट द वेरियस नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर by the construction of dams and reservoirs, canals and headworks. So all right, what we can say that अगर मैं बात करता हूं इरिगेशन का, अगर मैं बात करता हूं इरिगेशन का, सो इरिगेशन क्या है? डिफाइन इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियली सप्लाइंग वाटर, डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ, लिखिएगा, डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ artificially supplying water, defined as the process of artificially supplying water, defined as the process of artificially supplying water to soil for raising crops, to soil for raising crops, to soil for raising crops। हो गया। ध्यान रखिएगा कि एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि आपका इरिगेशन सिस्टम अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो इरिगेशन सिस्टम में क्या क्या हो गया हमारा। जो भी आप रिवर कंट्रोल मेजर्स अडॉप्ट करते हैं, वाटर लॉग एरियाज में जो ड्रेनेज प्रॉब्लम्स होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हैं, सब किस में आएगा? इरिगेशन इंजीनियरिंग में ही आएगा हमारा। तो बेसिकली इंडिया जो है हमारा वो एग्रीकल्चरल कंट्री है। उसकी जितने भी रिसोर्सेज है जनरली किस पे डिपेंड रहते हैं? एग्रीकल्चरल आउटपुट पे। तो एग्रीकल्चरल आउटपुट के लिए आपका वाटर अहम रोल प्ले करता है। तो कभी कभी हो सकता है कि टोटल एरिया, अगर टोटल रेनफॉल होता हो सकता है किसी पार्टिकुलर एरिया में इनसफिशियंट हो या समय पे नहीं आता हो, लेकिन आपको तो क्रॉप इल्ड ज्यादा से ज्यादा चाहिए। उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर को सप्लाई करने के लिए और करेक्ट टाइमिंग ऑफ वाटर भी होना चाहिए ना। अगर वाटर को स्टार्टिंग स्टेज में प्लांट्स को हमें वाटर प्रोवाइड करना और हम प्रोवाइड करेंगे 6 महीने बाद, तो थोड़ी हमारा क्रॉप यील्डिंग अच्छा देगा। So these all things can be effectively executed with the help of a systematic irrigation system. Systematic irrigation system. तो अगर हम पूछते हैं कि why necessity of irrigation is important? So necessity of irrigation is important why? क्योंकि एक तो हमारा लेस रेनफॉल होता है। क्या होता है? लेस रेनफॉल। मान लीजिए जितना क्रॉप को चाहिए रेन वाटर, उतना वाटर अगर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर लेस रेनफॉल हो रहा है तो आर्टिफिशियल सप्लाई करना होगा वाटर का। उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ जहां वाटर ज्यादा अमाउंट में होता है, सरप्लस अमाउंट में, वहां से वाटर को क्या करते हैं हम लोग, नेविगेट करते हैं किधर, लेस अमाउंट ऑफ वाटर की तरफ। ठीक है ना। जैसे राजस्थान में सूखा जगह होता है जहां हार्डली वाटर का रेनफॉल हमारा 100 to 200 mm एक्सीड करता है। सेकेंड, नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल। अभी आपका बहुत जगह नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ रेनफॉल है, कभी भी चले आता है बारिश, हमारा कोई टाइम नहीं है फिक्स आने का। सो रेनफॉल इन ए पर्टिकुलर एरिया मे नॉट बी यूनिफॉर्म ओवर द क्रॉप पीरियड। सो अर्ली पीरियड ऑफ द क्रॉप के समय क्या होता है कि अगर कोई भी आपका वाटर अवेलेबल नहीं है एंड पे, तो होता क्या हमारा कि हम लोग क्या, मान लीजिए कि अगर हमें अभी राइस को क्या करना है, हम लोग को सीडलिंग करना है और अब जरूरत ही नहीं है, मतलब हमें पानी की जरूरत है
ठीक है ना, पानी की जरूरत है और हम पानी, बारिश हो ही नहीं रही, तो हमें क्या करना होगा, आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर करना होगा। साथ साथ कभी कभी हम लोग क्या होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, मान लीजिए रेनी सीजन है, उसमें खरीफ क्रॉप्स ग्रो करते हैं हम लोग, तो इसके आप उस समय अगर आपका बारिश हो ही नहीं रही है खरीफ क्रॉप्स के लिए, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग आर्टिफिशियल सप्लाई यूज करेंगे, ठीक है ना। ग्रोइंग पेरेनियल क्रॉप्स, मान लीजिए शुगर केन है जिसको पूरा सालों भर पानी चाहिए, तो कुछ समय पानी होगा कुछ समय पानी नहीं होगा, तो वहां क्या यूज करेंगे हम लोग, आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर। कभी कभी कमर्शियल क्रॉप्स, हम लोग अभी आया हुआ एसएससी जेई में, ठीक है ना, कमर्शियल क्रॉप्स क्या होता है हमारा, तो रेनफॉल कभी कभी पार्टिकुलर एरिया में हो सकता है सफिशिएंट ना हो, ताकि वो सफिशिएंट ना हो कि वो हमारा क्या कर सके, वो हमारा प्रॉपरली क्रॉप्स को ग्रो कर सके, तो वहां हमें क्या चाहिए, ज्यादा वाटर चाहिए, ठीक है ना, फॉर रेजिंग कमर्शियल एंड कैश क्रॉप्स, ऑलराइट। अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वाटर बाय मॉडर्न मेथड्स, क्लियर है ना। सो अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉइल बाय मॉडर्न मेथड्स की बात करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर अगर मैं मॉडर्न मेथड से बात करता हूं, तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग सॉइल को सप्लाई करते हैं वाटर, ठीक है ना, उससे वो उसका मॉइस्चर वाट कंटेंट सॉइल का क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे प्लांट्स का इफेक्टिवली क्या होता है, ग्रोथ होता है। साथ साथ अगर सूखा हुआ सुखाड़ समय रहा, तो वो क्रॉप्स को क्या करता है, हमारा मरने से बचाता है, मरने से बचाता है। और एक होता है लीचिंग, अगर सॉल्ट्स होगा हमारा वाटर में, तो हम इतना ज्यादा पानी डालेंगे कि सॉल्ट्स क्या होगा, पानी के साथ मिलके ग्राउंड वाटर टेबल में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, जिसको बोलते हैं लीचिंग। तो एक तरह से बोल सकते हैं इट वाशेज आउट और डाइल्यूट सॉल्ट्स इन द सॉइल, ठीक है ना। तो अब आप सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, सॉइल पाइपिंग कंडीशन क्या होता है, सॉइल पाइपिंग में क्या होता है, हमारा सॉइल इरोजन होता है और एक पाइप की तरह सॉइल हमारा फॉर्म करता है, हॉलो पाइप की तरह, और वो अपस्ट्रीम कंडीशन की तरफ क्या होता है, प्रोपेगेट होता है। एग्जिट ग्रेडियंट अगर हमारा क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बराबर आ रहा है, तो पढ़ेंगे सॉइल में, ठीक है ना। तो सॉइल पाइपिंग से हमारा क्या हो सकता है, कैटास्ट्रॉफिक फेलियर हो सकता है, तो वहां भी क्या करता है, वो रिड्यूस करता है, ठीक है ना। सो दीज आर द बेसिकली एडवांटेज ऑफ व्हाट, इरिगेशन इंजीनियरिंग। सो अगर मैं बात करता हूं कि अगर मैं बात करता हूं कि स्कोप क्या क्या है इरिगेशन इंजीनियरिंग का, तो इरिगेशन इंजीनियरिंग के स्कोप्स हमारा जनरली दो एस्पेक्ट्स है, एक तो हमारा होता है इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स, क्या होता है, एक हमारा इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स, और एक होता है एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट्स। अगर मैं इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स की बात करूंगा, तो मुझे वाटर को स्टोर करना है, फिर वाटर को डाइवर्सिफाई करना है, हमारा हाई मतलब सरप्लस टू डेफिशिएंट एरिया, सरप्लस टू डेफिशिएंट एरिया विद हेल्प ऑफ सुटेबल डाइवर्जन वर्क, जैसे वियर हो गया, बैरेज हो गया, बांधरा हो गया, ठीक है ना, रिवर के अक्रॉस बांध बोलते हैं ना, बांध बनाते हैं हम लोग, फिर वाटर को क्या करते हैं हम लोग, डाइवर्ट करते हैं कैनाल की तरफ, ठीक है ना। जहां जहां वाटर टेबल हाइट हमारा हाई होता है, वहां क्या करते हैं हम लोग, कुआं खोदते हैं, ठीक है ना। फिर कुआं से वाटर को क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं, ऑफिस को हम लोग क्या करते हैं, उसको फिर डाइवर्ट करते हैं थ्रू द विद हेल्प ऑफ पाइप्स एंड स्मॉल चैनल्स, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट हो गया। अगर मैं बात करता हूँ एक तरह से एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट्स का, ठीक है ना, क्या बात करता हूँ, एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट्स का, तो एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट्स में क्या हो गया हमारा, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉलो करते हैं, जैसे कैनल रेगुलेटरी वर्क्स हो गया, हेड रेगुलेटर्स हो गया, क्रॉस रेगुलेटर्स हो गया, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स हो गया, एक्वीडक्ट्स, लेवल क्रॉसिंग ब्रिजेज, ये सब हो गया, ठीक है ना। तो ये सब क्या हमारा, दीज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट, दीज आर द एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट्स, वी कैन सी दैट, ठीक है ना। अगर आप बात करते हैं कि एग्रीकल्चरल एस्पेक्ट्स में क्या क्या आ जाएगा हमारा, साथ साथ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर यूनिफॉर्मली होना चाहिए और पीरियडिकली होना चाहिए हमारा। और अगर कोई वेस्ट और अल्कलीन लैंड है, तो उसको फिर से रिक्लेम कीजिए आप, ठीक है ना। और दैट कैन ओनली बी ब्रॉट और कैरिड आउट थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर, so these are the basic introduction about the irrigation, this is the basic introduction about the irrigation, so लिखिएगा। अब समझिएगा ध्यान से, बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन क्या होता है। बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन में क्या हुआ, हमारा फूड प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा, देयर विल बी व्हाट, इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, ठीक है ना। सेकेंड, अब ऑब्वियसली से बात है कि अगर आपको कंट्रोल्ड और टाइमली सप्लाई करेंगे वाटर का, तो क्रॉप का इल्डिंग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब क्रॉप का इल्डिंग बढ़ेगा, तो क्रॉप की क्वालिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। तो किसने कोई भी क्रॉप्स के लिए कितना ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए, दैट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, उसको हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, क्लियर है ना। अब आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम फेमाइन।
तो ऑब्वियसली से बात है कि अगर सूखा पीरियड के समय, ठीक है ना, हमें क्या होता है, हमें इरिगेशन वर्क जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसका यूज होता है। वो क्या करता है हमारा कि एक तो सबसे पहले अगर आप इरिगेशन कोई इरिगेशन वर्क या कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क करें, जैसे डैम बना रहे हैं आप, तो वहाँ क्या करेगा, लोकल लोकल पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, साथ साथ उनको फैमाइन और ड्रट से क्या देगा, हमारे रिलीफ देगा, क्या देगा, रिलीफ देगा। क्योंकि एक बार जब बन जाएगा हमारा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा वाटर सप्लाई करेगा जब सूखा आएगा तब, ड्रॉट पीरियड में, ठीक है ना, ड्रॉट पीरियड में। नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स, ऑब्वियसली सी बात है, शुगर केन, इंडिको, टोबैको, कॉटन, ये सब क्या है हमारा, कैश क्रॉप्स है। तो इसका कल्टीवेट करने से क्या होता है हमारा कि आपको पैसे मिलते हैं बेचने पे, उगाना, ठीक है ना। फिर मिक्स्ड क्रॉपिंग्स को एलिमिनेट करता है, कैसे, अब समझिए कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको आपके पास पानी नहीं है अमाउंट में, रिक्वायर्ड अमाउंट में, या इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, अवेलेबल नहीं है एरिया में, तो फार्मर्स के पास टेंडेंसी क्या रहता है कि वो मिक्स्ड क्रॉपिंग अडॉप्ट करता है, क्या अडॉप्ट करता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्योंकि जहां वो क्या करता है, 2 या 3 क्रॉप्स को एक ही फील्ड में एक ही साथ ग्रो करता है, 2 या 3 क्रॉप्स को एक ही फील्ड में एक ही साथ ग्रो करता है। तो एडवांटेज क्या है मिक्स्ड क्रॉपिंग का कि अगर मान लीजिए वेदर कंडीशंस कोई एक क्रॉप के लिए सुटेबल नहीं है, तो वो वेदर कंडीशंस दूसरे क्रॉप के लिए सुटेबल हो सकता है और उसके यील्डिंग को बढ़ा सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग में कि अगर वेदर कंडीशंस आर नॉट सुटेबल फॉर वन ऑफ द क्रॉप्स, देन इट मे बी सुटेबल फॉर द others and hence the farmers may get at least some yield, कुछ उसको yield मिल सकता है। लेकिन मिक्स्ड क्रॉपिंग्स का ड्रॉबैक्स है, क्या ड्रॉबैक्स है, क्योंकि हर क्रॉप्स का डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ फील्ड प्रिपरेशन। हर क्रॉप्स के लिए जो आपको सॉइल तैयार करना है वो क्या करना है, डिफरेंट करना है, उसको डिफरेंट रिक्वायरमेंट होता है, मैन्यूरिंग का डिफरेंट, वाटरिंग चाहिए। लेकिन अगर आपका अवेलेबिलिटी हो जाएगा इरिगेशन फैसिलिटीज का, तो फार्मर्स को मिक्स्ड क्रॉपिंग करने की जरूरत नहीं है, जिससे मिक्स्ड क्रॉपिंग सिस्टम आराम से एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि अगर आपका फसल अच्छा होगा तो कंट्री के क्या आएगा हमारा, कंट्री के वेल्थ में क्या आएगा, इन्हांसमेंट आएगा, इंक्रीज होगा हमारा। क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है कि आपका फॉरेन एक्सचेंज को क्या करेगा, वो सेव करेगा, क्लियर है ना। ये कंट्री सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा फूड रिक्वायरमेंट्स में, उसकी डिपेंडेंसी बाहर पे नहीं पड़ेगी, बाहर वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है हमारा। साथ साथ अगर आपका, अभी आप लोहड़ी मनाए थे किसान लोग, ठीक है ना, तो लोहड़ी मनाते हैं ना, इसको हार्वेस्टिंग को ध्यान रख, मतलब हार्वेस्टिंग कंटेक्स्ट में मनाते हैं हम लोग लोहड़ी। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा, अगर ऑब्वियसली सी बात है कि अगर इरिगेशन फैसिलिटी आप बढ़ाइएगा तो लैंड का वैल्यू भी बढ़ेगा, आसपास के लैंड का। तो अगर हो सकता है कि अगर आप बेचेंगे तो क्या होगा हमारा, उसका आपको अच्छा इनकम भी अमाउंट मिलेगा, सेलिंग अमाउंट। साथ साथ यील्डिंग ऑफ क्रॉप्स बढ़ेगा, ग्रोइंग ऑफ क्रैश क्रॉप्स बढ़ेगा, तो फार्मर्स की खुशी होगी हमारी, समझे ना मेरी बात ध्यान से। नेक्स्ट है क्या, जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का होता है, मेजर रिवर वैली प्रोजेक्ट जो होता है वो क्या होता है हमारा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट करता है और इरिगेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो अगर आप मान लीजिए इरिगेशन चैनल्स बना रहे हैं तो उसमें जो फॉल्स होता है हमारा, दे कैन बी यूटिलाइज्ड, जो पानी गिरता है, सो विद द सर्टेन स्पीड, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टरबाइंस के को मूव करने में हेल्प कर सकता है, जिससे आपका क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा और रूरल एरिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी क्या करेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी स्टैब्लिश करने में वो हेल्प करेगा, क्लियर है ना। अब आता है इनलैंड नेविगेशन, तो लार्ज कैनल्स जो होता है उसको यूज करते हैं इनलैंड नेविगेशन के लिए, ठीक है ना। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो अगर ऑब्वियसली सी बात है कि अगर आपका इनलैंड नेविगेशन अगर आपका क्या होगा हमारा, एस्टेब्लिश होगा रूरल एरियाज में, तो आप मंडीज में आराम से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। साथ साथ और जितने भी इरिगेशन चैनल्स होते हैं उस पे हम लोग इंस्पेक्शन रोड्स क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप इंस्पेक्शन रोड्स को मेटल्ड कर दीजिएगा, मेटल रोड बना दीजिएगा, तो दे कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द मींस ऑफ कम्युनिकेशन। साथ साथ आप कैनाल्स प्लांटेशंस की बात करते हैं, तो कैनाल प्लांटेशंस में जो स्ट्रिप्ड एरिया होता है कैनाल के अलोंग, वो क्या होता है, हमारा डैम्प होता है,
ठीक है ना। क्या होता है, डैम्प होता है, तो इसलिए वहां हम लोग ट्रीज करेंगे, उगाएंगे, प्लांटेशंस करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा, हरा हरियाली होगा आसपास। ठीक है ना। उससे क्या होगा आपका, हो सकता है अगर आप टिम्बर जनरेट हुआ कुछ साल के बाद, तो आप टिम्बर को सोल्ड आउट कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट इट इंक्रीजेस द टिम्बर वेल्थ ऑफ द कंट्री। एंड आल्सो चेक द सॉइल इरोजन, क्योंकि मिट्टी वहां से धूपा में मतलब हवा बहेगा तो मिट्टी वहां से इरोड नहीं होगा, प्लांट्स अगर उसमें आप उगाएंगे तो कैनल प्लांटेशंस का भी है हमारा हेल्पफुल है। साथ साथ इंप्रूवमेंट इन द ग्राउंड वाटर स्टोरेज। ऑब्वियसली सी बात है कि अगर आपका पानी का कांस्टेंट पर्कुलेशन होगा और सीपेज ऑफ वाटर होगा नीचे की तरफ, तो यही कारण है कि आप देखेंगे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में तालाब होता है, तालाब में पानी इकट्ठा करते हैं, तो पानी क्या होता है, धीरे धीरे नीचे की तरफ पर्कुलेट करता है। तो वो क्या करता है कि वाटर टेबल के हाइट को रेज करता है, जिससे कारण जहां इरिगेशन फैसिलिटीज हमारा प्रिवेलेंट होता है, आप देखिएगा नदी उदी किनारे जो घर होता है या एरिया होता है, वहां वाटर लेवल क्या होता है, हाई रहता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, वाटर लेवल हाई है तो ये फायदा तभी तक है जब तक कि जो आपका क्रॉप का रूट जोन है, क्रॉप का रूट जोन है, उसके नीचे क्या कर रहा है, वाटर टेबल लाई कर रहा है। अगर वाटर टेबल क्रॉप जोन के ऊपर लाई करेगा तो वो क्या करेगा, बेनिफिशियल नहीं होगा। साथ साथ अगर आप रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आसपास डेवलप करते हैं, तो जो आपका ट्राइबल एरिया है वो इरिगेशंस को अडॉप्ट करेगा एज देयर प्रोफेशंस। तो साथ साथ वहां का सिविलाइजेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब क्या होगा, इंप्रूव होगा। क्या होगा, इंप्रूव होगा। सो ओवरऑल वी कैन से दैट एक तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री हो रहा है। क्लियर है ना। सो अब बात करते हैं इल इफेक्ट्स क्या है इरिगेशन का। तो अगर आप इरिगेशन जहां कीजिएगा तो एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ वाटर कीजिएगा, तो वाटर अगर आपका पॉन्ड से, डिप्रेशन से लीकेज हो रहा है पानी का, तो होता क्या है कि वो ब्रीडिंग क्रिएट करता है मॉस्किटोज के लिए, मच्छरों के लिए ब्रीडिंग करता है। तो वहां मलेरिया कंडीशंस प्रिवेल कर सकता है। साथ साथ वाटर लॉगिंग कंडीशंस होगा तो रूट जोन क्या हो जाएगा, रूट्स हमारा गल जाएगा, सड़ जाएगा। तो हो सकता है फ्लोरोसेंस हो जाए और होल एरिया क्या हो जाए, वाटर लॉक्ड बन जाए हमारा। ठीक है ना। और डैम क्लाइमेट, आपको पूरा मॉइस्चर रहेगा क्लाइमेट में, ठीक है ना। आपको दम क्या मिलेगा, दम गर्मी में नहीं मिलता है पूरा दम, क्या बोलते हैं उसको, दम चिपचिपा गर्मी टाइप का। तो मॉइस्चर रहेगा, ठीक है ना, इरिगेशन के कारण। सो दीज आर द इल इफेक्ट्स ऑफ इरिगेशन। सो राइट डाउन। चलिए, अगर मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ इरिगेशंस का, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ये क्या होगा, फ्लो इरिगेशन। क्या होगा, फ्लो इरिगेशन। सेकेंड में क्या होगा हमारा, लिफ्ट इरिगेशन। क्या हो जाएगा, लिफ्ट इरिगेशन। क्लियर है। लिफ्ट इरिगेशन को ही बोलते हैं वेल इरिगेशन। क्या बोलते हैं, क्लियर है। इसी सबको डिस्क्राइब करेंगे बिल, ठीक है ना। अब ध्यान रखिए, फ्लो इरिगेशन जो होता है हमारा, अगर ऑन द बेसिस ऑफ क्लास, तो दो तरह का होता है फ्लो इरिगेशन। एक होता है हमारा पेरेनियल इरिगेशन और एक होता है इनंडेशन इरिगेशन। क्लियर है ना। ध्यान रखिए, इनंडेशन इरिगेशन जो होता है हमारा, इसको पहले लिख लो फिर बताते हैं। लिख लो। सो हम क्या देख रहे हैं बेटा, कि हमारा कहाँ गया पेन, ये हमारा क्या है, यही कहीं होगा। हाँ, यहाँ है, इनंडेशन इरिगेशन सिस्टम या फ्लड इरिगेशन इरिगेशन सिस्टम। क्लियर है। हाँ हाँ हाँ। तो दो तरह क्लासेज होता है, ठीक है ना। कितने तरह का क्लासेज होता है, दो तरह का, ठीक है ना। आप समझिएगा मेरी बात गौर से। अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ या डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स फ्रॉम विच द वाटर इज ड्रॉन, अगर हम बात करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, अपॉन द
source from which water is drawn. सो अगर हम बात करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स फ्रॉम विच वाटर इज ड्रॉन, तो ये हमारा तीन तरह का होता है। कितने तरह का? तीन तरह का। डायरेक्ट इरिगेशन, स्टोरेज इरिगेशन और कंबाइंड स्टोरेज एंड डाइवर्जन इरिगेशन। तो क्या हो गया? पहला क्या हो गया? डायरेक्ट इरिगेशन। ठीक है। सो डायरेक्ट इरिगेशन की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डाइवर्जन स्कीम। क्लियर है? अगर मैं सेकंड की बात करते हैं तो ये हो जाएगा स्टोरेज इरिगेशन। और ये क्या हो गया? स्टोरेज स्कीम। और थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है कंबाइंड स्टोरेज एंड डाइवर्जन स्कीम। कंबाइंड स्टोरेज एंड डाइवर्जन स्कीम। ऑलराइट, चलिए इसको लिख लीजिए। हाँ, तीनों का टाइप्स हमारा फ्लो इरिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ द डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, किस सोर्स से वाटर को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है। अगर मैं अब बात करता हूँ, अब समझिए फ्लो इरिगेशन होता क्या है। ठीक है ना। बेसिकली फ्लो इरिगेशन मतलब क्या है? फ्लो है मतलब क्या हुआ कि वो पानी को फ्लो कर रहे हैं, पानी को सप्लाई कर रहे हैं। रुक जाओ, पानी को सप्लाई कर रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। पानी को लैंड पे कर रहे हैं, ग्रेविटी फ्लो होना चाहिए। तो फ्लो इरिगेशन मतलब क्या हुआ कि वाटर सप्लाई इस तरह से किया जा रहा है और इस लेवल से किया जा रहा है कि वाटर हमारा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाए? सप्लाई हो जाए। ये तभी पॉसिबल है जब हायर लेवल टू लोअर लेवल जाए। ठीक है ना। तो फ्लो इरिगेशन हमारा दो क्लासेस में डिवाइडेड होता है। एक होता है पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम और दूसरा होता है इनंडेशन और फ्लड इरिगेशन सिस्टम। इस पे समझ लो। पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम मतलब क्या हुआ? मुझे वाटर थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड, जो क्रॉप पीरियड का, अगर क्रॉप पीरियड एक साल का है तो पूरे एक साल में पानी की आवश्यकता है। सो वेयर वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन इज सप्लाइड इन अकॉर्डिंग्स विद द क्रॉप रिक्वायरमेंट्स थ्रू आउट द पीरियड। ठीक है ना। तो अगर हमारा नहीं होता है पानी कुछ समय के लिए अवेलेबल, तो हम लोग आर्टिफिशियल सप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोरेज हेडवर्क, डैम्स, स्टोरेज वियर्स और बैरेज। इनंडेशन इरिगेशन मतलब क्या हो गया कि आपका डीप फ्लडिंग होता है हमारा, थॉरो सैचुरेशन ऑफ द लैंड होता है हमारा, मतलब पानी ऊपर क्या आ रहा है? हमारा पॉन्डिंग कंडीशंस में है। ठीक है ना। पानी तो क्रॉप्स के प्लांटिंग के पहले हम क्या करते हैं कि पानी को, जो फ्लडिंग, जो पॉन्डिंग कंडीशन से पानी को ड्रेन ऑफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ड्रेन ऑफ कर देते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, depending upon the source from which water is drawn. So depending upon this source, we can say that there are three subtypes of this flow irrigations. First is direct irrigations. तो direct irrigation मतलब क्या है? Direct irrigations में हमारा डाइवर्जन स्कीम। क्या है हमारा? डाइवर्जन स्कीम। सो डाइवर्जन स्कीम मतलब क्या हुआ हमारा? रिवर कैनाल इरिगेशन। क्या हमारा? रिवर कैनाल इरिगेशन। सो नेक्स्ट क्या है? स्टोरेज इरिगेशन। स्टोरेज इरिगेशन मतलब क्या हुआ? रिजर्वायर और टैंक इरिगेशन। रिजर्वायर और टैंक इरिगेशन, इसको बोलेंगे स्टोरेज स्कीम। क्या बोलेंगे? स्टोरेज स्कीम। और थर्ड है कंबाइंड स्टोरेज एंड डाइवर्जन स्कीम। कंबाइंड स्टोरेज एंड डाइवर्जन स्कीम। सो बेसिकली क्या होता है? डायरेक्ट इरिगेशन और रिवर कैनाल इरिगेशन में क्या होता है हमारा कि वाटर को डायरेक्टली डाइवर्ट करते हैं कैनाल के तरफ। कहीं भी वाटर को स्टोर नहीं किया जा रहा, वाटर को स्टोर नहीं किया जा रहा है। ठीक है ना। इससे क्या होता है? रिवर का वाटर लेवल क्या हो जाता है? हाई हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा? हाई हो जाता है। क्लियर है ना। सो और स्टोरेज इरिगेशन और टैंक इरिगेशन मतलब क्या हुआ कि हम वाटर, एक मतलब वाटर को रिवर के, मतलब वाटर को, सॉरी, जो सरप्लस वाटर है हमारा, तो उसको हम लोग पहले सप्लाई करने से पहले कहीं क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं। डैम या वियर बना के क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं। रिवर के क्रॉस बना रहे हैं, फिर वाटर को उसमें स्टोर कर रहे हैं, और जब हमें जरूरत पड़ता है तब क्या करते हैं? उसको हम लोग सप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? सप्लाई करते हैं। और कंबाइंड सिस्टम में यहाँ क्या था हमारा? स्टोरेज इरिगेशन ना। हाँ, तो स्टोरेज इरिगेशन में क्या देख रहे हैं कि सॉलिड बैरियर इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर एंड वाटर इज स्टोर्ड इन द रिवर और लेक्स सो फॉर्म्ड। क्लियर है ना। अब आता है हमारा कंबाइंड। नाम ही है कंबाइंड। कंबाइंड मतलब क्या हुआ कि आपका ये तभी पॉसिबल है कि मान लीजिए रिवर पेरेनियल नहीं है, कभी कभी बीच में दो गर्मी में रिवर क्या हो जाता है? सूख जा रहा है।
तो ऑब्वियसली सी बात है, स्टोरेज इरिगेशन सिस्टम में वाटर स्टोर हो जा रहा है रिजर्वायर में, क्योंकि रिवर हमारा पेरेनियल नहीं है। लेकिन डायरेक्ट इरिगेशन सिस्टम में रिवर हमारा क्या था, पेरेनियल था, तो वहां वाटर को हम लोग डाइवर्ट कर रहे थे रिवर से कैनाल पे बिना स्टोरेज किए हुए। लेकिन कभी कभी कंबाइंड स्कीम की जरूरत पड़ती है जहां वाटर को पहले स्टोर करते हैं रिजर्वायर में, और रिजर्वायर कहां बनाते हैं, डैम के अपस्ट्रीम साइड पे। फिर वाटर को यूज करते हैं पावर जनरेशन के लिए, वाटर को यूज करते हैं पावर जनरेशन के लिए, ठीक है ना। तो जो पावर हाउस से डिस्चार्ज होगा उसको फिर से कहां डालेंगे पानी को, रिवर में, फिर से पानी डालेंगे रिवर में। लेकिन रिवर के किस साइड या डैम के किस साइड, ये डैम बनाए, अगर ये आपका डैम है तो या इधर हम लोग अपस्ट्रीम साइड क्या करेंगे, अपस्ट्रीम साइड वाटर को स्टोर करेंगे और इसको यूज करेंगे पावर जनरेशन, वाटर पावर जनरेशन के लिए। फिर जो वाटर पावर जनरेशन से जो डिस्चार्ज आएगा दैट विल बी फेड बैक इनटू द रिवर टू द डाउन स्ट्रीम साइड, टू द डाउन स्ट्रीम साइड। तो हम देख रहे हैं कि सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फ्लो जितना चाहिए रिवर को, फिर से मुझे क्या हो गया, स्टोर करने के बाद भी वाटर पावर जनरेशन जब हम लोग के लिए डिस्चार्ज हो रहा है, उससे उस डिस्चार्ज से हमें जितना चाहिए सफिशिएंट क्वांटिटी फ्लो ऑफ वाटर वो हमें मिल गया। सो डाउन स्ट्रीम एंड पे हम लोग एक वियर कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसको बोलते हैं पिकअप वियर, क्या बोलते हैं, पिकअप वियर, ठीक है ना। तो ये वियर क्या करता है, यही वियर डाइवर्ट करता है वाटर को रिवर से कैनाल की तरफ, वाटर को रिवर से कैनाल की तरफ। तो आप देखिएगा चंबल रिवर जो है राजस्थान में, वहां हमारा क्या है, यही स्कीम है, कोटा बैरेज, कोटा में देखिएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट इरिगेशन सिस्टम हम लोग जनरली, डायरेक्ट इरिगेशन सिस्टम हम लोग जनरली वहां अडॉप्ट करते हैं जहां रिवर क्या हो, पेरेनियल हो, क्या हो, पेरेनियल हो, और रिवर का थ्रू आउट क्या हो, नॉर्मल फ्लो हो, ठीक है ना। और स्टोरेज इरिगेशन सिस्टम वहां अडॉप्ट करेंगे जहां रिवर पेरेनियल ना हो और वाट फ्लो इनसफिशिएंट हो ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स ऑफ द क्रॉप। और आपका मल्टी स्टेज रिवर वैली डेवलपमेंट होगा तो वहां हम लोग क्या यूज करेंगे, वहां कंबाइंड क्या यूज करेंगे, कंबाइंड यूज करेंगे, क्लियर है ना। अब बात करते हैं लिफ्ट इरिगेशन का, तो नाम ही है बेटा लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन मतलब क्या हुआ, लिफ्टिंग कर रहे हैं, मतलब वाटर यहाँ सप्लाई नहीं हो रहा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, आपको यहाँ लिफ्ट करना पड़ रहा है लोअर लेवल टू हायर लेवल अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए वाटर को लिफ्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन मैकेनिकल डिवाइसेज। सो इरिगेशन फ्रॉम वेल जो होता है वो क्या एग्जांपल ऑफ लिफ्ट इरिगेशन है हमारा, यहाँ वाटर को सब सॉइल सरफेस से क्या कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, और फिर उसको एग्रीकल्चर फील्ड्स में क्या कर रहे हैं, हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। कहाँ ध्यान है तुम्हारा, इधर उधर देख रहा है हर समय, परेशान है क्या, क्यों, फिर समझो जो समझा रहे हैं चीजों को, ठीक है ना। चलिए इसको लिखिए।